नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान इलाके के बाहर। अब तक आप लोगों ने सुना कि जंगल के बाहर के एरिया में अनाया और हर्षवर्धन अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े थे। उन लोगों के साथ रोबोट नोबिता और शिजुका थे और हर्षवर्धन और अनाया की सेक्रेटरी थे और कोई भी वहां पर नहीं आया था। अनाया ने कहा कि बाहर की जंगली एरिया में 50 से ज्यादा लोग हो सकते हैं और उसे सबसे पहले कौन निपटेगा। जिसे सुनकर हर्षवर्धन अनाया का सर सहलाते हुए बोला, बीवी यह मामूली लोग है, इसे रजत निपट लेगा। ये सुनकर अनाया बेला को देखते हुए बोली, ठीक है रजत, तुम और बेला आगे की ओर से सफाई शुरू करो। फिर वह पीछे खड़े हुए रोबोट से बोली, और तुम दोनों जंगल के दूसरे साइड के एरिया से लोगों को खत्म करो। तुम लोगों के पास 15 मिनट है, मुझे 15 मिनट में बाहर की लेयर खाली चाहिए। ये कहते हुए उसे तुरंत स्क्रीन की ओर देखना शुरू कर दिया जिसको अनाया ने ऑर्डर दिया था। वह चारों भी आगे बढ़ गया। अनाया ने पहले ही उस एरिया का सिग्नल जाम कर दिया था, यहाँ तक कि उसने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लगाया था जिसे सैटेलाइट भी इस इलाके को स्कैन नहीं कर सकती थी। वह आराम से अपना काम कर सकते थे और अनाया की फुल छूट मिलने की वजह से दोनों रोबोट ने भी अपनी ताकत नहीं छुपाई। उन दोनों ने ही तुरंत ही अपने जेट सूट का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ते हुए जंगल के दूसरे एरिया की ओर जाने लगे। वही ये देखकर अगर कोई सदमे में था तो वह था विक्की और जितेंद्र राणा। उन दोनों ने ही एक साथ बोला, क्या वह दोनों इंसान नहीं है? वह इस तरह से हवा में कैसे उड़ सकते हैं? तो हर्षवर्धन स्क्रीन की ओर देखते हुए उन दोनों को ही कड़क आवाज में बोला, वह दोनों रोबोट हैं जो अनाया की जरूरत का ध्यान रखते हैं और उसकी सेफ्टी देखते हैं। ये सुनकर विक्की मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाई, तुम तो भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुमने भाभी के लिए रोबोट भी मंगवा लिए। वैसे मुझे बताओ, तुमने इसे कहाँ से मंगवाया है? मैं भी अपने लिए बनवा सकता हूँ। ये सुनकर अनाया विक्की सहगल को घूरते हुए बोली, उन रोबोट को मेरी मॉम ने बनाया था मेरी सेफ्टी के लिए और मैंने उसे मॉडिफाइड किया है। ऐसा इस दुनिया में और कोई रोबोट नहीं है। और आगे से बकवास मत करो, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलकर वह स्क्रीन को देखने लगी। स्क्रीन पर फाइटिंग के कुछ सीन नजर आ रहे थे क्योंकि बेला, रजत और दोनों रोबोट के सिर पर जो कैप थी उसमें एक माइक्रो कैमरा और माइक था। वहां पर जो भी हो रहा था वह अनाया के हाथ में टैबलेट की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उस फाइट को देखते हुए जितेंद्र राणा बोला, लगता है इस बार सच में दुश्मन काफी तगड़े हैं। अगर बाहर एरिया में इतनी खतरनाक लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं तो अंदर के लोग कैसे होंगे? अनाया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वह हर्षवर्धन को देखकर बोली, चलो हम आगे चलते हैं, हमारे आगे का रास्ता खाली हो चुका है। इतना बोलकर वह चारों जंगल में एंटर हो जाते हैं। हर्षवर्धन अनाया के काफी नजदीक चल रहा था। उसकी सेफ्टी की वजह से अनाया अभी स्क्रीन को देखते हुए अंदर जा रही थी। उनके आसपास कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा था, उसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उन सब ने ही नाइट विजन गॉगल पहने थे जिस वजह से उनको सामने जो कुछ भी था वह साफ साफ नजर आ रहा था। तकरीबन 20 मिनट के बाद वह लोग जंगल के काफी अंदर जा चुके थे और अब तक दोनों सेक्रेटरी और रोबोट भी वापस आ चुके थे। एक जगह पर खड़े होते हुए अनाया अंदर का इलाका देखते हुए बोली, इस इलाके में 200 से ज्यादा खतरनाक फाइटर है, उससे भी ज्यादा यहाँ पर 100 खतरनाक पालतू जानवर को पाला गया है। जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए अभी हमें इस बाधा को पार करना है। ये कहते हुए वह अपने टैबलेट पर स्क्रीन देखने लगी जो आसपास के एरिया को इंडिकेट कर रही थी। वही यह सुनकर विक्की सहगल अनाया को घूरते हुए बोला, अभी आपने कहा था हम फोन करने जा रहे थे, आपने यह नहीं कहा था कि हम खुदकुशी करने जा रहे हैं। वही ये सुनकर अनाया भी उसे घूरते हुए बोली, इतनी जल्दी डर गए? अभी तो और भी कई सारी बाधा ये आने वाली है। ये सुनकर जितेंद्र राणा भी स्क्रीन की ओर देखते हुए चिंतित आवाज में बोला, वैसे मुझे पता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है। भले ही हम सभी लोग फाइट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी इस तरह से फाइट कर सकती हो। और अगर हम यहाँ मुसीबत में पड़ गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने किसी के भी गार्डों को इन्फॉर्म नहीं किया है। ये करते हुए वह अनाया को घूर रहा था। वही अनाया उसे ताना मारते हुए बोली, अंडस को लगता है मिस्टर राणा बस हवाबाजी करने में एक्सपर्ट है,
और आपकी जबान सिर्फ मेरे पति से बहस करते हुए ही चप चप चलती है। जब असली काम करने का वक्त आता है तो आपकी जबान बंद हो जाती है, यहाँ तक कि आपके हाथ भी। ये कहते हुए वह जितेंद्र राणा को घूरने लगी, जैसे वह उसे चिढ़ा रही हो। वही हर्षवर्धन अभी भी खामोश था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, जैसे वह रोबोट आसपास के इलाके का मुआयना कर रहा था। चिंतित तो सेक्रेटरी रजत भी था। जाहिर सी बात है, यहाँ पर खतरा कुछ ज्यादा ही था। हालांकि उसे चिंता सिर्फ अपनी मैडम की थी। वह सब के सब खतरनाक फाइटर थे, यहाँ तक कि उसके बॉस भी बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर थे। लेकिन अगर उसके बॉस उसकी मैडम को बचाने में वक्त जाया करेंगे तो शायद वह नुकसान में भी हो सकते थे। इसीलिए वह भी सतर्क हो गया। अनाया सीरियस आवाज में उन सब से बोली, ठीक है, तैयार हो जाओ। इस बार स्ट्रैटेजी अलग है। मैंने सुना है मिस्टर राणा और मिस्टर सहगल की भी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। चलो आजमाते हैं, आप कब तक टिक पाते हैं। और आपकी मदद सेक्रेटरी रजत और सेक्रेटरी बेला करेगी। अपने हथियार का स्लो खतरा आने वाला है। वही यह सुनकर जितेंद्र राणा अनाया को घूरते हुए बोला, क्या तुम सच में हमें यहाँ मरवाने लाए हो। ये सुनकर अनाया उसे टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, वह तो वक्त बताएगा कि तुम कब तक टिक पाते हो। इतने साल तुमने मेरे हस्बैंड को परेशान किया, उसका हिस्सा तुम चुकता कर दो। ये कहते हुए वह वापस स्क्रीन को देखने लगी। विक्की सहगल पहले ही तैयार हो चुका था। उसे पता था अनाया बिना वजह कोई काम नहीं करती। अगर वह इतनी खतरनाक जगह पर उन सब को लेकर आए हैं, वह भी इतनी खुफिया तरीके से, तो जरूर कोई वजह रही होगी। वह तो बस चिढ़ा रहे थे। इतने लोगों को संभालना उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। आखिरकार वह अंडरवर्ल्ड किंग का राइट हैंड था और जितेंद्र राणा उसके लेफ्ट हैंड की तरह काम करता था। अगर वह कुछ 100 लोगों को संभाल भी नहीं पाते तो शायद उन्हें अंडरवर्ल्ड में रहने का कोई मतलब नहीं है। 6 हालांकि वहां पर जो लोग थे वह ट्रेन थे, लेकिन उनकी स्किल कोई अच्छी नहीं थी। वह गुंडे मवाली थे। उन्हें बस हथियारों के दम पर लोगों को धमकाना आता था, इसीलिए लोगों से ज्यादा डरते थे। उनके पास कोई रियल स्किल नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो अंडरवर्ल्ड का मेंबर माना भी नहीं जाएगा। वह लोग बस लोकल मामूली गुंडे थे, जिन्हें संख्या बढ़ाने के लिए रखा गया था, ताकि दूसरे गैंग को उनसे डर लगे और उनका डर बना रहे तो कोई भी उस गैंग पर नजर न डालें। तब तक उन सब के कानों में पैरों की आवाज आने लगी थी, क्योंकि जैसे ही बाहरी लेयर डिस्ट्रॉय हुई और उनके लोग मारे गए, वैसे ही अंदर के दूसरी लेयर के लोगों पता चल चुका था। उन लोगों ने भी तुरंत इकट्ठा होकर वहां से जाना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें हलचल का एहसास हो रहा था। कुछ तो लोग एक ही दिशा में हथियार लेकर आगे बढ़ रहे थे। अंधेरे में दूसरी साइड से जितेंद्र और विक्की भी अपने हथियारों के साथ तैयार था। थोड़ी ही देर में वहां पर वह और लोग आ गए। अनाया ने बिना किसी झिझक के या फिर बात किए बिना दबंग आवाज में बोली, फाइट शुरू करो। उसे किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं करना था। वह तुरंत एक्शन लेने के लिए ही यहाँ आई थी। थोड़ी ही देर में 4 लोग 200 लोगों पर टूट पड़े। उनके हथियार इतना खतरनाक था कि जहां पर भी लगता, इंसानी शरीर के उस हिस्से को अलग कर देता। उन लोगों की फाइटिंग वह लोग बेझिझक फाइट करना शुरू कर चुके थे और इंसानों को किसी सब्जी की तरह काट रहे थे। किसी के भी चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं थी, जैसे यह बात उन लोगों के लिए आम हो। उन सब को बेला को देखकर सपना लग गया था। एक दुबली पतली सी लड़की जो दिखने में किसी कुपोषित लड़की की तरह नजर आती थी, जो काफी मामूली हो, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। यहाँ तक कि अगर कोई गौर से नहीं देखता तो उसको रोबोट नजर तक नहीं आते थे। बेला का हर वार सटीक था और खतरनाक जगह पर था। वह किसी किलिंग मशीन की तरह लोगों को मार रही थी। उसका हथियार भी जिस इंसानी शरीर पर लगता, वह अंग शरीर का बहुत नाजुक अंग होता है, तो गर्दन या तो हाथ या फिर शरीर के दूसरे खतरनाक अंग, जिस पर वार होने से एक ही झटके में इंसान मर जाता है। थोड़ी ही देर में सामने लाशों को ढेर लग गया। जैसे जैसे फाइट हो रही थी वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। यह नज़ारा अगर आम इंसान देखता तो डर से कांप जाता, लेकिन उन सबके सामने लाशों का ढेर लगा पड़ा था, जैसे वह इंसान न होकर कोई निर्जीव चीज हो। और अभी भी जितेंद्र, विक्की और दोनों सेक्रेटरी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उन सबके कानों में खतरनाक जानवरों की आवाज पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर उन्हें चारों ओर से घेर रहे हो। कुछ आवाज नजदीक से आ रही थी तो कुछ दूर से, जिसे सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, बीवी इंसानों को तो संभालना आसान है,
क्या तुमने जानवरों के लिए कुछ सोचा है? ये काफी खतरनाक हो सकता है। उसने पीछे खड़े हुए दोनों रोबोट को भी अलर्ट कर दिया था कि कोई भी अनाया के नजदीक नहीं आना चाहिए। यह आवाज अभी लोगों ने भी सुनी। एक इंसान का गला काटते हुए जितेंद्र राणा चिल्लाकर बोला, अंडस्को, वैसे चालक लड़की, तुमने ये सोचा है? इन लोगों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन उन जानवरों का क्या होगा? कहीं तुम हमें उसका खाना बनाने के लिए तो नहीं लाई? ये कहते हुए उसने दूसरे इंसान की आंख फोड़ दी। उसके शरीर पर भी काफी खून लगा हुआ था। वही उसे फाइट करते हुए भी अनाया से बहस करता हुआ सुनकर विक्की गुस्से में बोला, जितेंद्र, अभी भी तुम्हें मजाक सुन रहा है? इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम भाभी को परेशान कर रहे हो। साफ साफ जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। फिर वह चिल्लाकर बोला, वैसे भाभी थोड़ी चिंता तो मुझे भी हो रही है। अभी तो मुझे भी मरना नहीं है। अभी तक तो मैं शादी भी नहीं की। आप इस तरह से मुझे मरवा तो नहीं थी है। मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बुढ़ापे तक अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारनी है। आप कुछ सोचिए। वही उसकी बकवास सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा कड़क आवाज में बोला, तारांकन, लगता है तुम दोनों को काफी वक्त से ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाने के बाद अफगानिस्तान में तुम दोनों को कुछ वक्त के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दूं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बकवास करना सीख गए हो। वही हर्षवर्धन की खतरनाक आवाज सुनकर उन दोनों दोस्तों का मुंह बंद हो गया। ऐसा नहीं था कि वहां पर खतरा नहीं था, बस वह लोग अनाया को रिलैक्स कर रहे थे। अनाया ने भी उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में कई सारे खतरनाक जानवरों ने उन्हें घेर लिया। अब वह काफी नजदीक आ चुके थे। अब तो सच में विक्की और जितेंद्र को भी डर लगने लगा था। उन्हें इस तरह से रुकता देख सामने जो लोग खड़े था उनमें से एक आदमी बोला, अब यहाँ से बचकर दिखाओ। तुमने हमारे कई सारे लोगों को मार है, कई सारे भाई घायल हुए। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इतना बोलकर वह उन जानवरों की ओर देखते हुए बोला, अंडस्को, ये तुम्हारा शिकार है, अच्छे से शिकार करना। वही उस आदमी की बकवास सुनकर विक्की सहगल तुरंत बोला, देख क्या रहे हो, निकलो, और उसका गला काट दिया है। उसे सच में किसी की बकवास सुनने पसंद नहीं था। हालांकि वह 4 लोग कई 100 लोगों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उनकी आड़ से ज्यादा लोग तो मारे जा चुके थे। फिर भी उन्हें यकीन था कि वह जीत पाएंगे। जाहिर सी बात है, उनके पास इतने बड़े जानवरों की फौज थी। क्या अनाया बच पाएगी उनकी साजिशों से? क्या होगा आगे इन जंगलों में? कौन है यह नया दुश्मन? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।